प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ सबको मिल सके। आज हम व्यवसायिक एवं कार्यालय संगठन के महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वितरण के माध्यम से क्या अभिप्राय है? वितरण के विभिन्न माध्यमों का उल्लेख कीजिए। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका उत्तर है, वितरण के माध्यम का अर्थ वितरण के माध्यम के द्वारा एक उत्पादक वस्तु को उपभोक्ता के हाथों तक पहुंचाता है। वास्तव में उत्पादक व उपभोक्ता के बीच की एक कड़ी का काम करता है। रिचर्ड बुश किर्क के अनुसार वितरण के माध्यम आर्थिक संस्थाओं की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक उत्पादक उनकी उत्पादित वस्तु को उपभोक्ताओं के हाथों तक पहुंचाता है। अगला पॉइंट है, वितरण के विभिन्न माध्यम। निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने अथवा वितरित करने के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। वितरण के माध्यम एक प्रत्यक्ष बिक्री और दूसरा है अप्रत्यक्ष बिक्री। वितरण के दो माध्यम होते हैं, प्रत्यक्ष बिक्री, अप्रत्यक्ष बिक्री। अप्रत्यक्ष बिक्री में का है एजेंट मध्यस्थ और खा है व्यापारी मध्यस्थ। प्रत्यक्ष बिक्री, इस विधि में माल के वितरण की सभी कार्यवाहियां उत्पादक द्वारा परंपरागत मध्यस्थों के बिना पूरी की जाती हैं, जैसे डाक द्वारा बिक्री, श्रृंखलाबद्ध दुकानों द्वारा विक्रय। नंबर 2, अप्रत्यक्ष बिक्री। वस्तु वितरण का अन्य उपयोगी ढंग मध्यस्थों के माध्यम से बिक्री करना है। ये मध्यस्थ अपनी सेवाओं के बदले कमीशन या लाभ लेते हैं। का है एजेंट मध्यस्थ। एजेंट मध्यस्थ उन बिचौलियों को और वाणिज्यिक ग्रोहों को कहते हैं जो अपनी सेवाएं कमीशन के आधार पर देते हैं, लाभ के लिए नहीं। एजेंट मध्यस्थों के महत्वपूर्ण प्रकार निम्न हैं। नंबर 1, कमीशन एजेंट। नंबर 2, डेल क्रेडर या प्रत्ययक एजेंट। नंबर 3, आढ़तिया। नंबर 4, दलाल या ब्रोकर। नंबर 5, नीलामकर्ता। खा है व्यापारी मध्यस्थ। व्यापारी मध्यस्थ वे मध्यस्थ होते हैं जो कमीशन नहीं बल्कि लाभ कमाने के लिए उत्पादक और उपभोक्ता के बीच अपने नाम पर व्यापार करते हैं। व्यापारी मध्यस्थों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, थोक व्यापारी। नंबर 2, फुटकर व्यापारी। बच्चों, इन प्रश्नों को विस्तृत उत्तरीय में तो पूछा ही जाता है, लेकिन कभी कभी इनको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, तो इनको शॉर्ट कर देने से ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, वितरण के माध्यम का चुनाव करते समय आप किन किन तत्वों को ध्यान में रखेंगे? उत्तर है, वितरण की श्रृंखला के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, निर्मित वस्तुओं से संबंधित तत्व। इसमें निम्न तत्व महत्वपूर्ण हैं। का है प्रति इकाई मूल्य। आमतौर पर कीमती वस्तु की वितरण श्रृंखला छोटी होती है क्योंकि इन वस्तुओं की मांग सीमित होती है। व्यवसायकर्ता ग्राहकों को स्वयं ऐसी वस्तुएं बेच सकता है। कम मूल्य वाली वस्तुओं के ग्राहक अधिक होने के कारण इन सभी से संपर्क करने हेतु निर्माता को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। खा है वजन तथा आकार। भारी वस्तुओं के भौतिक हस्तांतरण में ज्यादा लागत आती है, इसलिए व्यवसायकर्ता इन वस्तुओं का विक्रय स्वयं कर लेता है। कम वजन की वस्तुओं का वितरण माध्यम लंबा होता है। बाजार संबंधी तत्व। इनमें निम्न तत्व शामिल हैं।
का है बाजार का आकार। अगर किसी वस्तु का व्यापार सारे देश में फैलाना है तो उसकी बिक्री बड़े पैमाने पर की जाती है। इनकी बिक्री में कई मध्यस्थों का प्रयोग किया जाता है। खा है भौगोलिक व्यापकता तथा विस्तार। जब माल की मांग केवल गिने चुने स्थानों पर होती है तब प्रत्यक्ष विक्रय ज्यादा लाभदायक होता है, लेकिन बाजार के दूर दूर होने पर निर्माता बिक्री के लिए एजेंट रख सकते हैं। नंबर 3, उपभोक्ता संबंधी विचार। वितरण की श्रृंखला की अंतिम कड़ी उपभोक्ता है, अतः उनकी रुचि, अरुचि, क्रय प्रवृत्ति आदि भी वितरण की श्रृंखला को प्रभावित करती है। का है ग्राहकों की संख्या। यदि किसी वस्तु के ग्राहक गिने चुने व्यक्ति हो तो निर्माता उन्हें अपना माल प्रत्यक्ष बेच सकता है, लेकिन यदि ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा हो तो सभी ग्राहकों तक पहुंचने के लिए उसे मध्यस्थों की सहायता लेनी पड़ेगी। खा है क्रय का आकार। यदि संबंधित वस्तु बड़े पैमाने पर खरीदी जाती है, जैसे औद्योगिक संस्थाओं के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं, तो उन्हें प्रत्यक्ष बेचना ठीक रहता है, क्योंकि इससे लागत अधिक नहीं आती। लेकिन छोटी छोटी मात्राओं में खरीदी जाने वाली वस्तुएं थोक व फुटकर व्यापारियों के द्वारा बेचनी जरूरी है। नंबर 4, मध्यस्थ संबंधी तत्व। इसमें निम्न तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। का है मध्यस्थों की सेवाएं। निर्माता को मध्यस्थों की आवश्यकता तभी होती है जब कुछ विशेष वस्तुओं के लिए विक्रय हेतु सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसे केवल मध्यस्थों के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। खा है बिक्री की संभावनाएं। विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों का चुनाव करते समय निर्माता यह भी मालूम करता है कि वितरण की श्रृंखला के द्वारा कितनी व्यापक तथा बड़ी बिक्री की जा सकती है। आमतौर पर निर्माता उस वितरण की श्रृंखला को चुनेगा जो कम से कम लागत के साथ ज्यादा बिक्री की आश्वासन दे। निर्माता संबंधी तत्व। इसमें निम्न तत्व विचारणीय हैं। का है निर्मित वस्तुएं। केवल एक प्रकार की ही वस्तु बनाने वाली संस्थाएं वस्तु की बिक्री प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी प्रति इकाई बिक्री लागत ज्यादा होगी। इसके विपरीत यदि कोई वस्तुओं की कई किस्में बना रहा तो वे ग्राहक को किसी न किसी वस्तु की ओर आकर्षित करके विक्रय कर सकेंगी। खा है वितरण संबंधी नीतियां। निर्माता की विक्रय सेवा, मूल्य तथा विज्ञापन संबंधी नीतियां भी वितरण श्रृंखला को प्रभावित करती हैं। तीसरा प्रश्न है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। इसका उत्तर है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में अंतर। क्रम संख्या थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। तो क्रम संख्या नंबर 1 है थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल का क्रय विक्रय करते हैं। फुटकर व्यापारी थोड़ी मात्रा में माल का क्रय विक्रय करते हैं। नंबर 2, थोक व्यापारी में अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन फुटकर व्यापारी कम पूंजी से प्रारंभ हो सकता है। नंबर 3, इसमें नगद विक्रय या उधार विक्रय अधिक होता है। फुटकर व्यापारी में इसमें उधार विक्रय की अपेक्षा नगद विक्रय अधिक होता है। नंबर 4, थोक व्यापारी अपने व्यापार का विशेषज्ञ होता है, लेकिन फुटकर व्यापारी अपने व्यापार का विशेषज्ञ नहीं होता। नंबर 5 है थोक व्यापारी किसी विशेष वस्तु का व्यापार करता है, लेकिन फुटकर व्यापारी अनेक वस्तुओं का व्यापार करता है। नंबर 6, थोक व्यापारी अनेक स्थानों पर व्यापार करता है, फुटकर व्यापारी प्रायः एक ही स्थान पर व्यापार करता है। नंबर 7, थोक व्यापारी का उद्देश्य
व्यापारियों के माध्यम से माल बिकवाने का होता है, लेकिन फुटकर व्यापारी का उद्देश्य उपभोक्ता को बेचकर माल का उपभोग कराना है। नंबर 8 है थोक व्यापार में ग्राहकों की संख्या कम होती है, लेकिन फुटकर व्यापार में ग्राहकों की संख्या प्रायः अधिक होती है। नंबर 9 है थोक व्यापारी का उपभोक्ता से संबंध दूर का होता है, लेकिन फुटकर व्यापार में पूरा दारोमदार उपभोक्ता पर ही होता है। नंबर 4 है विभागीय भंडार तथा बहुसंख्यक दुकानों में क्या अंतर है? उत्तर है विभागीय भंडार तथा बहुसंख्यक दुकानों में अंतर। क्रम संख्या विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकानें। नंबर 1 है विभागीय भंडार में सभी प्रकार की वस्तुओं की बिक्री होती है। बहुसंख्यक दुकानों में केवल 1 या 2 प्रकार की वस्तुओं की बिक्री होती है। नंबर 2 विभागीय भंडार शहर के मध्य विशाल भवनों में स्थित होते हैं। बहुसंख्यक दुकानें ये शहर की बस्तियों में स्थित होते हैं। नंबर 3 है विभागीय भंडार में माल का विक्रय नगद व उधार दोनों प्रकार से होता है, लेकिन बहुसंख्यक दुकानों में केवल नगद विक्रय होता है। नंबर 4 है विभागीय भंडारों का संगठन कंपनियों के आधार पर होता है। बहुसंख्यक दुकान में इन दुकानों का प्रबंध शाखाओं की पद्धति के अनुसार ही होता है। नंबर 5 है इन भंडारों की स्थापना के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुसंख्यक दुकानों के लिए इन दुकानों की स्थापना पर कोई विशेष व्यय नहीं होता। नंबर 6 विभागीय भंडारों में एक विभाग के अंदर कई उप विभाग होते हैं। बहुसंख्यक दुकानें में इनमें ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती है। नंबर 7 है विभागीय भंडार में केवल स्थानीय ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। बहुसंख्यक दुकानों का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण देश भर के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। नंबर 8 है विभागीय भंडार विलासप्रिय ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन बहुसंख्यक दुकानों से आम जनता को लाभ होता है। प्रश्न संख्या 5 है प्रभाग भुगतान पद्धति क्या है? प्रभाग भुगतान पद्धति की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है प्रभाग भुगतान पद्धति। कार्टर के अनुसार प्रभाग भुगतान पद्धति में माल का स्वामित्व तुरंत क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जबकि भुगतान कई किस्तों में होता रहता है। यदि क्रेता किसी किस्त का भुगतान नहीं कर पाता तो विक्रेता माल को वापस नहीं ले सकता है, वह केवल शेष रकम के लिए ही दावा कर सकता है। परिभाषा के अनुसार प्रभाग भुगतान पद्धति में क्रेता वस्तु की पहली किस्त चुकाते ही वस्तु का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और वस्तु वापस करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि किसी वजह से क्रेता किस्त का भुगतान करने में असमर्थ है तो वह उस वस्तु को बेचकर या गिरवी रखकर भी वस्तु की किस्त चुका सकता है। अगला पॉइंट है प्रभाग भुगतान पद्धति की विशेषताएं। प्रभाग भुगतान पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है इस पद्धति में वस्तु की बिक्री उधार होती है। नंबर 2 वस्तु के मूल्य का भुगतान सुविधाजनक किस्तों में किया जाता है। नंबर 3 इस पद्धति में विक्रय अनुबंध होते हैं। क्रेता विक्रेता से वस्तु का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। नंबर 4 किसी कारण से क्रेता किस्त का भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता वस्तु को वापस नहीं ले सकता है। नंबर 5 माल की सुपुर्दगी क्रेता को अनुबंध होते ही मिल जाती है। प्रश्न संख्या 6 है प्रत्यक्ष विपणन से क्या आशय है? इसकी विधियां का विस्तार से वर्णन करें। इसका उत्तर है प्रत्यक्ष विपणन
उत्पादक द्वारा बिना मध्यस्थों के अपना माल अथवा सेवा को सीधे उपभोक्ता को बेचना प्रत्यक्ष विपणन कहलाता है। इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है। एमवे, हर्बलाइफ आदि उपभोक्ताओं को सीधे माल बेचकर प्रत्यक्ष विपणन करते हैं। प्रत्यक्ष विपणन की विधियां। नंबर 1, प्रत्यक्ष डाक। फर्म अपने ग्राहकों को पत्र, कार्ड तथा सूचना संग्रह डाक द्वारा भेजकर उत्पादों की किस्तों एवं मूल्यों के बारे में जानकारी देते हैं। ग्राहक अपने क्रय आदेश डाक द्वारा, दूरभाष द्वारा अथवा ईमेल द्वारा भेजते हैं। नंबर 2, सूची पत्र द्वारा फुटकर व्यापार। नियमित रूप से सूची पत्र द्वारा संभावित ग्राहकों को सूचना डाक द्वारा भेजी जाती है। सूची पत्र में वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी दिया होता है। पुस्तक प्रकाशक अपनी पुस्तकों की बिक्री के लिए यह पद्धति अपनाते हैं। पुस्तकों के विक्रय के लिए यह पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है। नंबर 3 है घर घर जाकर विक्रय। इस पद्धति के अंतर्गत विक्रय प्रतिनिधि घर घर जाकर अपनी वस्तु को दिखाकर विपणन करता है। चौथा पॉइंट है उत्पादक का फुटकर भंडार। जब उत्पादक अपने फुटकर भंडारों द्वारा अपनी बनाई वस्तुओं को बेचता है तो इसे उत्पादक के फुटकर भंडार द्वारा वस्तु का विक्रय करना कहते हैं। बाटा शू कंपनी, रेमंड रिटेल स्टोर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नंबर 5, स्वचालित बिक्री अथवा विक्रय मशीन। इसमें उत्पादकों को बेचने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इन मशीनों को सिक्कों अथवा टोकन से चलाया जाता है। मशीन के अंदर सिक्का अथवा टोकन डालने से निश्चित मात्रा में वस्तु प्राप्त करता है। डबल रोटी, शीतल पेय, गर्म कॉफी आदि इसके माध्यम से बेची जाती हैं। प्यारे बच्चों, पूरा पेपर आपको तभी मिलेगा जब सारे वीडियो देखे जाएं। जितने वीडियो इसमें पड़े हुए हैं यदि सारे वीडियो देख लिए जाएं तो पूरा पेपर आपको बोर्ड का मिल जाएगा। 7वां प्रश्न है विदेशी बीजक किसे कहते हैं? विदेशी बीजक के प्रकार लिखिए। उत्तर है विदेशी बीजक आयातकर्ता को माल भेजने के बाद निर्यातकर्ता माल का मूल्य प्राप्त करने हेतु एक विवरण तैयार करता है जिसमें माल का मूल्य, खर्चे, कमीशन आदि का विवरण रहता है और इसे आयातकर्ता के पास भेजकर रकम की मांग करता है। इसे बीजक कहते हैं। विदेशी बीजक उस प्रलेख को कहते हैं जिसमें निर्यात किए गए माल का मूल्य एवं उस पर किए गए खर्चों का विवरण लिखा रहता है। विदेशी बीजक के प्रकार। मूल्य के अनुसार विदेशी बीजक निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्थानीय बीजक मूल्य। स्थानीय बीजक मूल्य में जो मूल्य बताया गया है उसमें केवल माल की लागत शामिल है, कोई खर्चा इसमें शामिल नहीं है। स्थानीय बीजक मूल्य, इसमें केवल लागत मूल्य लिखा जाता है। नंबर 2 है गोदी डाक व्यय मुक्त मूल्य। इसे जहाज के निकट तक मूल्य भी कहते हैं। इसमें माल के मूल्य में माल को जहाज के निकट तक पहुंचाने के समस्त व्यय शामिल होते हैं। जहाज पर माल लादने के व्यय, जहाज का किराया व अन्य खर्चे इसमें शामिल नहीं होते। गोदी व्यय डाक व्यय मुक्त मूल्य। माल की लागत में पैकिंग व्यय प्लस बंदरगाह तक माल पहुंचाने का भाड़ा, ढुलाई प्लस निर्यात कर प्लस गोदी व्यय प्लस प्रेषक एजेंट का कमीशन सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 3, जहाज लदाई मुक्त मूल्य। इसमें माल के मूल्य में जहाज पर लद जाने तक के समस्त व्यय शामिल हैं। इसमें आगे के समस्त व्यय जैसे जहाज का भाड़ा
अथवा आगे के समस्त अन्य खर्चे आयातक को देने होंगे। जहाज लदाई मुक्त मूल्य। माल की लागत में पैकिंग व्यय व बंदरगाह तक माल पहुंचाने का भाड़ा, ढुलाई प्लस निर्यात कर प्लस गोदी व्यय प्लस प्रेषक एजेंट का कमीशन प्लस जहाज पर माल लादने का व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 4 है जहाज भाड़ा मुक्त मूल्य। जहाज भाड़ा मुक्त में जहाज भाड़ा भी सम्मिलित होता है, अर्थात निर्यातक माल को जहाज पर लादने तक के वे व्यय के साथ जहाज का भाड़ा भी स्वयं देता है। माल को जहाज से उतारने और उससे आगे के समस्त व्यय आयातक देगा। जहाज भाड़ा मुक्त मूल्य। माल की लागत में पैकिंग व्यय प्लस बंदरगाह तक माल पहुंचाने का भाड़ा, ढुलाई प्लस निर्यात कर प्लस डाक व्यय प्लस प्रेषक एजेंट का कमीशन प्लस जहाज लदाई व्यय प्लस जहाज का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नंबर 5 है लागत बीमा एवं भाड़ा मूल्य। इसमें माल को जहाज में लादने तक के व्यय, जहाज का भाड़ा एवं माल का बीमा कराने का व्यय भी शामिल होता है। माल को जहाज से उतारना तथा उससे आगे के समस्त व्यय आयातक को देने होंगे। लागत बीमा एवं भाड़ा मुक्त मूल्य। माल की लागत में पैकिंग व्यय, भाड़ा, पैकिंग व्यय बराबर भाड़ा बंदरगाह तक प्लस निर्यात कर प्लस डाक व्यय प्लस प्रेषक एजेंट का कमीशन प्लस जहाज लदाई व्यय प्लस जहाज का भाड़ा प्लस माल का बीमा सम्मिलित किया जाता है। नंबर 6 समस्त व्यय मुक्त मूल्य। माल मूल्य में माल को विक्रेता के गोदाम से लेकर क्रेता के गोदाम तक पहुंचाने के समस्त व्यय शामिल होते हैं। सभी खर्चे निर्यातक को देने होते हैं। निर्यातकर्ता पेश का व्यय। इसमें माल की लागत में पैकिंग प्लस भाड़ा, ढुलाई प्लस निर्यात कर प्लस डाक व्यय प्लस जहाज पर लदाई व्यय प्लस जहाज का भाड़ा एवं बीमा व्यय। समस्त व्यय मुक्त मूल्य आयातकर्ता देश के व्यय। माल उतराई व्यय प्लस डाक व्यय प्लस आयात कर प्लस रेल मोटर किराया भाड़ा प्लस चुंगी प्लस कमीशन आदि सभी व्यय सम्मिलित होते हैं और निर्यातक द्वारा चुकाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है बहुसंख्यक दुकानों से क्या हानियां हैं बताइए। उत्तर है इनसे निम्नलिखित हानियां हैं। नंबर 1 साख सुविधाओं की कमी। इन दुकानों पर माल उधार नहीं बेचा जाता है, जिससे व्यापार का विस्तार अधिक नहीं होता। आजकल व्यापार की सफलता साख पर ही आधारित है। नंबर 2 अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता। इनकी स्थापना के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति इनको प्रारंभ नहीं कर सकता। नंबर 3 कर्मचारियों द्वारा बुरा व्यवहार। कर्मचारियों का व्यवहार ग्राहकों के प्रति अच्छा नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि विक्रय हो या ना हो, उन्हें वेतन मिल ही जाना है। नंबर 4 नियंत्रण में कठिनाई। बहुसंख्यक दुकानें दूर दूर स्थित होते हैं, अतः इन पर नियंत्रण करना कठिन होता है। नंबर 5 घरों पर वस्तुओं की सुपुर्दगी नहीं। यह दुकानें विभागीय भंडार की तरह घर बैठे वस्तुओं की सुपुर्दगी नहीं देते। नंबर 6 सीमित वस्तुओं का उत्पादन। ये संस्थाएं केवल रोजाना प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का ही उत्पादन करती हैं, जिससे इनका उत्पादन करने का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 है फुटकर व्यापार की सफलता के लिए आवश्यक तत्व क्या है। उत्तर है फुटकर व्यापार अथवा व्यापारी की सफलता के लिए विशेष शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 उपयुक्त स्थिति।
दुकान ऐसी जगह स्थित होना चाहिए जहां पर अत्यधिक संख्या में उपभोक्ताओं का आगमन हो। किसी चौराहे अथवा नगर के मध्य में दुकान स्थापित करना सबसे अच्छा होता है। नंबर 2, विक्रय कला। फुटकर व्यापारी को विक्रय कला में पूर्ण दक्ष होना चाहिए, जिससे ग्राहक अपने आप खींचे चले आएं। नंबर 3, पर्याप्त पूंजी। फुटकर व्यापारी के पास अपने व्यापार को चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। नंबर 4, अनुभव। फुटकर व्यापारी को अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए उस व्यापार का पूर्ण अनुभव होना चाहिए। नंबर 5, अधिक मांग वाली वस्तुओं का संग्रह। फुटकर व्यापारी को चाहिए कि वह उन्हीं वस्तुओं का संग्रह करे जिनकी ग्राहकों को शीघ्र आवश्यकता होती है। इससे फुटकर व्यापारी कम पूंजी से अपना व्यापार चला सकता है। नंबर 6, एक दाम। जहां तक संभव हो फुटकर व्यापारी को अपनी वस्तुओं का केवल एक दाम ही रखना चाहिए। नंबर 7, लाभ कम अधिक बिक्री। फुटकर व्यापारी को सदैव कम लाभ अधिक बिक्री का सिद्धांत अपनाना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, थोक व्यापारी उत्पादक व उपभोक्ता के बीच एक अनावश्यक कड़ी है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और बताइए कि क्या इनका रहना जरूरी है। इसका उत्तर है, कुछ लोगों का मत है कि मध्यस्थ इस प्रकार का जोक है जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का खून चूस चूस दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हैं। जितने अधिक मध्यस्थ होंगे उतनी ही अधिक कीमतें होंगी, इसलिए इनका उन्मूलन कर देना चाहिए। परंतु दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि इन मध्यस्थों के अभाव में उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को तथा फुटकर व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः अब हम विस्तार पूर्वक उन पहलुओं पर विचार करेंगे जो थोक व्यापारी के उन्मूलन के पक्ष तथा विपक्ष में कहे गए हैं। थोक व्यापारी के हटाने के पक्ष में तर्क। थोक व्यापारी के हटाने के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। नंबर 1, मूल्य में वृद्धि। उपभोक्ता जिस मूल्य पर माल खरीदा है और निर्माता जिस मूल्य पर माल का विक्रय करता है, उसमें अंतर थोक व्यापारी द्वारा अपने समस्त व्यय और कमीशन को जोड़ने की वजह से होता है। नंबर 2, विज्ञापन एवं ट्रेडमार्क। फुटकर व्यापारी भी ट्रेडमार्कों के आधार पर निर्माताओं से सीधे माल मंगवा सकते हैं। नंबर 3, यातायात के उन्नत साधन। आज यातायात के साधनों में काफी उन्नति हो चुकी है, अतः अब फुटकर विक्रेता आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा माल उत्पादकों से मंगवा सकते हैं। अगला पॉइंट है, थोक व्यापारी को हटाने के विपक्ष में तर्क। उपरोक्त विवरण के आधार पर थोक विक्रेताओं को हटाने के बारे में सोचा जा रहा है, किंतु इतना विरोध होते हुए भी थोक व्यापारी जीवित हैं। यही नहीं, उनका व्यापार घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, मांग का अनुमान। निर्माता भविष्य के लिए उत्पादन करता है जिसमें भावी मांग का ज्ञान उसे थोक व्यापारी के द्वारा होता है। नंबर 2, अधिक पूंजी। यदि वितरण का कार्य भी निर्माता लोग अपने हाथों में ले लेते हैं तो उन्हें फुटकर व्यापारियों को माल उधार देना पड़ेगा और उन्हें अधिक पूंजी लगानी पड़ेगी।
नंबर 3, व्यय में वृद्धि। थोक व्यापारियों के हट जाने से फुटकर विक्रेता थोड़ा थोड़ा माल निर्माताओं से मंगवाएंगे, जिससे अनावश्यक रूप से उनका पैकिंग खर्च आदि बढ़ जाएगा। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि थोक व्यापारियों को न्यूनतम करने का नारा भले ही न्याय संगत हो, लेकिन उन्हें जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता, क्योंकि व्यापारिक जगत के वे आवश्यक अंग हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।